नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूं आप बहुत अच्छे होंगे। आपकी पढ़ाई बहुत बढ़िया ढंग से चल रही होगी। आज बच्चों हम लोग न्यू चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है प्रोबेबिलिटी। बहुत ही अच्छा टॉपिक है, टिपिकल भी नहीं कह सकते, बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है। और जो बच्चा जेईई मेन वगैरह या एडवांस की तैयारी करता है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आप समझते हो प्रोबेबिलिटी, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, ये जनरली कह सकते हो कि ये हमारे जो जनरल लाइफ है उसके पार्ट, यानी कि ये तो हमें आने ही चाहिए। आप चाहे मैथमेटिक्स के स्टूडेंट्स हो, चाहे आप बायोलॉजी के स्टूडेंट्स हो, चाहे आप कॉमर्स के स्टूडेंट्स हो, आपको जो बेसिक चीजें हैं वो मालूम होनी चाहिए। बात क्लियर है कि नहीं। तो आज इसी कड़ी में हमें प्रोबेबिलिटी पढ़नी है। तो चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन बच्चों मेरा यहाँ पे ये है कि प्रोबेबिलिटी क्या है, व्हाट इज प्रोबेबिलिटी। क्योंकि जब तक हमें यही नहीं मालूम होगा कि जिस चैप्टर को हम पढ़ रहे हैं उस चैप्टर का मीनिंग क्या है, किस चीज कैसे उसको हम डिनोट करेंगे, तो फिर उस चैप्टर को पढ़ने का कोई मीनिंग नहीं है। क्लियर है बच्चों। तो चलिए साथ देखिए, सबसे पहले हम यहाँ पे पढ़ना है कि प्रोबेबिलिटी क्या है, व्हाट इज प्रोबेबिलिटी। बहुत सिंपल है बच्चों, क्या, टू फाइंड द डिग्री ऑफ मेजर ऑफ अनसर्टेनिटी आर नोन एज प्रोबेबिलिटी। बात को समझ में आई। द मेजर ऑफ द डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटी इज नोन एज प्रोबेबिलिटी। बात को समझ में आ रही, फिर रिपीट करना हूं। प्रोबेबिलिटी है क्या, व्हाट इज प्रोबेबिलिटी। टू मेजर द डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटी। अब ये अनसर्टेनिटी और इन सारी चीजों का क्या मीनिंग है, इसको भी आप थोड़ा सा ढंग से समझिए। बच्चों जनरली आप लोगों ने देखा होगा इस पे बड़े एब्सर्ड क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि साहब फैन जो है ये लटका हुआ है छत से, ये आपके ऊपर गिर जाएगा, इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी। सर इस बार बोर्ड का एग्जाम, 12th का एग्जाम कौन टॉप करेगा, इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी। सर ये पर्सन बैठा हुआ है, ये ट्रक के आगे आ जाए या छत से गिर जाए, इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी। तो बच्चों ये सारे के सारे एब्सर्ड क्वेश्चन हैं, इन क्वेश्चंस का आंसर नहीं निकाल सकते आप। क्यों। देखिए प्रोबेबिलिटी आप तभी निकाल सकते हो जब आपने कोई भी एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया। एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने का मतलब है, अब आप देख रहे हो कि साहब छत पे पंखा लटका हुआ, जब तक पंखा चलेगा नहीं तब तक आप उसके गिरने की प्रोबेबिलिटी नहीं निकाल सकते। अब पंखा चल रहा है, आप उसमें कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो मतलब उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ, रॉड की टेंसाइल स्ट्रेंथ, जो बियरिंग है वो जाम तो नहीं है, और बहुत सारी चीजें हैं जो आपको कंडीशंस मिल जाएंगी, तो उन कंडीशन के अकॉर्डिंगली जो आपको आउटपुट आया है निकल के, उसके बिहाफ पे आप कह सकते हो कि यस इस पंखे के गिरने के चांसेस इतने %। प्रोबेबिलिटी का मतलब पॉसिबिलिटी मीन्स चांसेस। आप समझ रहे हो कि नहीं। सेकंड थिंग, अब जैसे बोर्ड में टॉप करने की बात आती है, अब अभी पता चला साहब जुलाई अगस्त का सितंबर का महीना चल रहा है और हम बात कर रहे हैं कि साहब इस बार बोर्ड को कौन टॉप करे। तो बच्चों आप मुझे बताइए, बहुत सिंपल, अभी उसने एग्जाम नहीं दिया, कुछ नहीं किया, आप कैसे कह सकते हैं। ये कैसे पता चलेगा जी कौन टॉप करेगा। अब जैसे ही आपके बोर्ड का एग्जाम हुआ, एग्जाम होने के बाद आपने सर्वे किया, भाई आपने फिजिक्स का पेपर कैसे किया, केमिस्ट्री का कैसे किया, ये सवाल कैसे किया था, वो क्वेश्चन कैसे किया था, एटसेट्रा एटसेट्रा। और ये पूरा सर्वे करने के बाद अब आप कह सकते हो कि यस इस शहर में ये बच्चा है,
जिसने सबसे ज्यादा एक्यूरेसी दिखाई है और इसके टॉप करने के चांसेस इतने %, इसके टॉप करने के चांसेस इतने %, तब आप उसकी परसेंटेज निकाल सकते हैं। यानी कि कंक्लूजन क्या निकला? कंक्लूजन निकला है कि सबसे पहले आपको ऑपरेशन करना पड़ेगा। अरे ऑपरेशन जब करोगे तभी तो पता चलेगा मरीज जिंदा बचेगा या मरेगा। अब मान लीजिए किसी के पेट में ट्यूमर, अब आप कहो कि भाई ये मरेगा या बचेगा ऑपरेशन करने के बाद, तो ये पहले नहीं कह सकते आप। आफ्टर ऑपरेशन, ऑपरेशन करते वक्त कितनी कॉम्प्लिकेशन बनी है, क्या नॉर्मल ऑपरेशन हो चुका उसका, या ऑपरेशन करते वक्त कुछ परेशानियां आई, और परेशानी आई तो कितनी आई, ब्लड ज्यादा उसका निकल चुका या कुछ और हुआ। तो ये सारी की सारी कंडीशंस जब आप फाइंड आउट कर लेंगे तब डॉक्टर कहेगा कि यस इसके बचने के चांसेस इतने %। ऑपरेशन करने से पहले हम कुछ नहीं कर सकते। तो बच्चों ये जो बेसिकली एक्सपेरिमेंट है, ये एक्सपेरिमेंट में कर क्या रहे हैं हम? ऑपरेशन ही तो कर रहे हैं। हर एक्सपेरिमेंट के ऑब्वियस सी बात है 2 तरीके के पॉसिबल आउटकम आएंगे। हर एक्सपेरिमेंट को जब आप करेंगे तो उसके 2 तरीके के पॉसिबल आउटकम आएंगे। भाई या तो ये काम होगा या ये काम नहीं होगा। यानी कि या तो ये मरीज ऑपरेशन के बाद बचेगा पेशेंट या नहीं बचेगा, ये तो होगा। बचने के कितने % चांस है, मरने के कितने % चांस है, ये आपको जब आप ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे उसके बाद पता चलेगा। ऐसे ही हवा में नहीं, इधर ये आदमी जा रहा है, ये सड़क पर गिर जाए, इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है? सॉरी, जा नहीं रहा है, खड़ा है। अब खड़ा है तो स्टैग्नेंट, हम कुछ नहीं कह सकते। लेकिन हाँ, अगर वो चला जा रहा है तो चले जाने में बहुत सारी कंडीशंस आ जाएंगी। उसका पैर कहीं किसी रोड़े में नहीं लग जाए, पीछे से कोई कार उसको ओवरटेक करते वक्त गिरा ना जाए, और दुनिया भर की ऐसी चीजें हैं जो उसके साथ घटित हो सकती हैं। बट वो तभी तो है ना जब वो ऑपरेशन कर रहा है। अब साहब मैं तो अपने घर के सामने सड़क पे खड़ा हुआ हूँ, बिल्कुल शांत है सब कुछ, तो ठीक है भाई, खड़े रहो। उस बिहाफ पे हम फाइंड आउट नहीं कर सकते। फाइंड आउट तभी होगा जब आप कोई ऑपरेशन करेगा। टू फाइंड द डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटी इज नोन एज प्रोबेबिलिटी। ये तो इसकी प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन होगी। अब जब हम कोई ऑपरेशन करेंगे तो बच्चों उसके आउटपुट आएंगे। क्लियर है? अब जैसे मान लीजिए आपने क्वाइन टॉस किया, आपने ऑपरेशन किया ना, एक्सपेरिमेंट किया ना, क्वाइन टॉस किया आपने, एक्सपेरिमेंट करा क्वाइन टॉस करके, ऑब्वियस है या तो हेड आएगा या टेल आएगा। यानी कि या तो आपकी पसंद की चीज आएगी, आपकी पसंद की चीज नहीं आएगी, ऐसे कह सकते हो आप। ठीक, तो क्वाइन टॉस करने में, एक्सपेरिमेंट करने में क्या हुआ? 2 आउटकम है। ऐसे आप एक डाई है, डाई थ्रो करोगे तो उसमें से 1 से लेके 6 तक कोई सा भी नंबर आ सकता है कि नहीं? तो ये कब हुआ? जब आपने एक्सपेरिमेंट किया, यानी कि डाई को थ्रो किया। अब डाई रखी हुई है सिंपल, अब रखी में आप कहो कि बताओ भाई 6 नंबर आए, इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है, तो कैसे निकालोगे आप मुझे बताओ? जब आपने डाई सिंपल अभी रखी है, कुछ भी नहीं करा उसमें, तो उन परिस्थितियों में नहीं निकले। तो हमें पहले डाई को थ्रो करना पड़ेगा, उसके बाद हमें पता चलेगा कि क्या नंबर उसमें आया। बात बच्चों समझ में आ गई? कुछ प्रोबेबिलिटी की कुछ बेसिक चीजें समझ में आ गई। प्रोबेबिलिटी क्या है, कैसे हम इसको निकालेंगे? तो चलिए साहब, कोई टर्मिनोलॉजी है इसमें जो आपको समझ में आनी चाहिए। सबसे पहले तो सिंपल एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट का मतलब मैंने आपको बता दिया, जो आप ऑपरेशन परफॉर्म करते हो, जो आप ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हो, उसको हम एक्सपेरिमेंट कहते हैं। और इसमें भी बच्चों 2 तरीके का है, सिंपल एक्सपेरिमेंट, रैंडम एक्सपेरिमेंट। एक तो जिसके आउटकम फिक्स हो और एक जिसके आउटकम फिक्स ना हो। अब जैसे आपने क्वाइन टॉस किया, तो क्वाइन टॉस करने के बाद या तो हेड आएगा या टेल आएगा, ये सिंपल है, यानी कि इसका आउटकम फिक्स है पहले से। दैट आर रैंडम एक्सपेरिमेंट। एक ये है कि कोई टेबल रखी है, आप पुश कर रहे हैं। अब पुश करने के बाद
हो सकता है टेबल गिर जाए जमीन पे, हो सकता है टेबल जमीन पे ना गिरे। यानी कि इसका हमें पहले से नहीं पता है कि इसके आउटपुट क्या आएंगे। दैट आर सिंपल एक्सपेरिमेंट। आप समझ गए? यानी कि जिस एक्सपेरिमेंट, जिस ऑपरेशन के आउटपुट श्योर हैं, ये आना ही आना है, रैंडम एक्सपेरिमेंट, और जिसका आउटकम हमें श्योर नहीं है, दैट आर सिंपल एक्सपेरिमेंट। नेक्स्ट, सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस ये बच्चों बैकबोन है प्रोबेबिलिटी। क्या है ये प्रोबेबिलिटी की बैकबोन है ये टर्म। इसके बिना कुछ नहीं हो सकता। क्या है साहब ये? द मैक्सिमम पॉसिबल, द कलेक्शन ऑफ मैक्सिमम पॉसिबल आउटकम ऑफ एन एक्सपेरिमेंट आर नोन एज सैंपल स्पेस। द मैक्सिमम पॉसिबल, द कलेक्शन ऑफ मैक्सिमम पॉसिबल आउटकम आर नोन एज सैंपल स्पेस। पक्का याद होनी चाहिए। जैसे आपने कॉइन टॉस किया भाई, या तो हेड आएगा या टेल आएगा, तो सैंपल स्पेस क्या हो गई? एच टी। क्या हो गई? एच टी। इसको टी मेथड बोलते हैं बच्चों, ये जो मैंने बनाया। अगर आप एक पॉइंट टॉस करोगे तो सैंपल स्पेस जो आएगी मैक्सिमम पॉसिबल आउटकम का जो कलेक्शन है, तो मैक्सिमम पॉसिबल आउटकम क्या होंगे? या तो हेड या टेल। उनके कलेक्शन को एक सेट की फॉर्म में, टेबुलर फॉर्म में अगर मैं लिख दूं, सेट की फॉर्म में, तो दैट आर कॉल्ड सैंपल स्पेस। अभी बच्चों इस कॉइन को मैं अगर 2 बार टॉस कर दूं तो देखिए फिर क्या होगा। 2 बार टॉस करने का मतलब क्या होता? यानी कि मान लीजिए आप पे हेड आया, आपने फिर टॉस किया, या ओ आर और टेल आया तो आपने टॉस किया। भाई कोई भी चीज आएगी, दोनों टॉस तो करोगे ना, तभी तो टॉस करोगे जब कोई आपको आउटकम आएगा। तो अब सैंपल स्पेस कितनी हो जाएगी बच्चों? एच 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 टी टी एच टी टी, एच 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 टी टी एच टी। बात समझ में आई? अब कोई बच्चा कह रहा है कि सर एक बार और टॉस कर दो, तो चल भाई एक बार और कर दो। एच टी एच टी एच टी एच टी। अब सैंपल स्पेस क्या होगी बच्चों? एच 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 टी एच टी एच एच टी टी एच एच सॉरी टी एच एच टी एच टी 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 एच टी टी टी। सिंपल। अरे एच 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 टी एच टी एच एच टी टी, ऐसे नीचे वाला। तो ये जो आपने एक सेट की फॉर्म में लिखा है इन आउटकम को, इसको ही हम सैंपल स्पेस कहते हैं। एक ढंग से बच्चों हम ये कह सकते हैं कि अगर आपने कोई पॉइंट टॉस किया है तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम 2 की पावर n आएंगे। कितने आएंगे? 2 की पावर n। Where n इज द नंबर ऑफ ट्रायल। आपने एक बार ट्रायल लिया है उसका, एक बार एक्सपेरिमेंट किया है, तो 2 आएंगे 2 की पावर 1, यानी कि 2 बार आपने ट्रायल लिया है तो 2 स्क्वायर, एन की वैल्यू 2 हो गई। और अगर 3 बार ट्रायल किया है तो एन की वैल्यू 3, तो 2 की पावर 3, यानी कि टोटल नंबर ऑफ आउटकम 8 हो जाएगा। ठीक। और देखिए जैसे कोई डाई थ्रो करेंगे आप, 1 2 3 4 5 6, तो सैंपल स्पेस क्या हो जाएगी बच्चों? 1 2 3 4 5 6, ये सैंपल स्पेस होगी। अगर आप एक डाई को थ्रो करेंगे तो भाई 1 से लेके 6 तक कोई सा भी नंबर आ सकता है ना, तो मैक्सिमम पॉसिबल आउटकम तो 1 से लेके 6 तक हो गए। अब इनको मैंने एक सेट की फॉर्म में लिख दिया, दैट आर कॉल्ड सैंपल स्पेस। बैकबोन है ये। अब अगर आपने डाई को 2 बार थ्रो किया है तो देखिए 1 2 3 4 5 6, अगेन 1 2 3 4 5 6। ऐसे ही हर नंबर पे दोबारा टॉस करेंगे ना डाई को। भाई मान लीजिए 1 आया, अब 1 आएगा तो डाई को थ्रो करेंगे ना 1 पे। अब तो 1 से ही तो कनेक्टेड होंगे 6 के 6 आउटकम।
तो अब सैंपल स्पेस क्या हो जाएगी, 11, 12, 13, 14, 15, 16, देखो 11, 12, 13, 14, 15, 16, ऐसे ही 21, 22, 23, 24, 25, 26, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 51, 52, 53, 54, 55, 56, ठीक है बच्चों। और लास्ट में 61, 62, 63, 64, 65, 66, ये तो आएगा भाई। हर नंबर पे जब टॉस करोगे तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम ये तो होंगे। तो ये बच्चों कितने हो गए, आप इसको इन जनरल 6 की पावर n कह सकते हो। अगर आप एक बार टॉस करोगे तो टोटल नंबर आउटकम 6 आएंगे, जो कि ये दिखाई दे रहे हैं। 2 बार टॉस करोगे तो 6 स्क्वायर 36 आएंगे। और अगर 3 बार टॉस करोगे तो ये 216 216 आपके आउटकम होंगे। बात बच्चों क्लियर हुई या नहीं हुई? तो मैं उम्मीद करता हूं ये बात आपको बहुत क्लियरली समझ में आ गई होगी कि सैंपल स्पेस क्या है। ठीक है बच्चों। अब इसके बाद है सैंपल पॉइंट या एलिमेंट। ये जो बच्चों हम सेट की फॉर्म में लिख रहे हैं इसको, ये जो मैक्सिमम पॉसिबल आउटकम जिनकी बात मैं कर रहा हूं, ये जो आउटकम है दैट आर कॉल्ड सैंपल पॉइंट और एलिमेंट। सैंपल पॉइंट और एलिमेंट, बात समझ में आई या नहीं आई? यानी कि जैसे एच टी, एच एच, एच टी, टी एच, टी टी, इसमें सैंपल पॉइंट 2 है, इसमें सैंपल पॉइंट 4 है। ये पूरा का पूरा एक सैंपल पॉइंट माना जाएगा। तो इसमें सैंपल पॉइंट 4 है, इसमें 2 है, इसमें 8 है, इसमें 6 है और इसमें 36 है। तो ये जो मैक्सिमम पॉसिबल आउटकम है इसी को ही हम सैंपल पॉइंट कहेंगे। क्लियर है बच्चों? मैं इसको हटा रहा हूं, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से, क्विक। यस। अब इसके बाद आएगा 4 नंबर, एलिमेंट्री और सिंपल इवेंट। देखिए बच्चों, कोई एक ऐसी इवेंट है जिसमें सिंपल एक सैंपल पॉइंट है। An event which contain only single element है मिक्स एलिमेंट्री और सिंपल इवेंट। एक ऐसी इवेंट जैसे आपने डाई थ्रो की और आपने कहा गेटिंग ए नंबर ग्रेटर देन 5। भैया गेटिंग ए नंबर ग्रेटर देन 5 का मतलब केवल एक सिंगल पॉइंट 6 ही तो आ सकता। आप एक डाई थ्रो करोगे, कंडीशन लगा दी कि भाई 5 से बड़ा नंबर आना चाहिए, तो 6 ही तो होगा। तो दैट आर कॉल्ड एलिमेंट्री और सिंपल इवेंट। फिर है मिक्स और कंपाउंड इवेंट। जिस इवेंट में एक से अधिक एलिमेंट हो, एक ऐसी इवेंट जिसमें एक से अधिक एलिमेंट हो, दैट आर कॉल्ड मिक्स और कंपाउंड इवेंट। क्लियर है बच्चों? नेक्स्ट, आपने एक डाई थ्रो की जिसका सैंपल पॉइंट ही आएंगे, सैंपल स्पेस ये होगी। अब देखिए, एक कोई इवेंट है गेटिंग ए नंबर लेस देन 4, 1 2 3। बी कोई इवेंट है गेटिंग ए नंबर ग्रेटर देन 3, 4 5 6। ध्यान से सुन लीजिए, कोई एक डाई थ्रो किया आपने और उसमें इवेंट ए क्या है, उसमें बताया है उसने कि एक ऐसा नंबर लेना है जो 4 से छोटा है। बी इवेंट वो है उसमें वो नंबर लेना है जो 3 से बड़ा है। ये इवेंट होंगी कि नहीं होंगी? तो देखिए बच्चों, इफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 5, अगर दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, दैट आर कॉल्ड म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। क्या कहेंगे? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। बोलो बच्चों। नेक्स्ट, इफ ए यूनियन बी इक्वल टू एस। भाई ए यूनियन बी यहाँ पे क्या होगा मुझे बता सकते हो आप?
1 2 3 4 5 6 दिस। अच्छा बच्चों, इसके लिए थोड़ा सा हमें 11th क्लास के सेट में जाना पड़ेगा। अगर आप ध्यान करें तो हमने वहां यूनियन और इंटरसेक्शन पढ़ा था। इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन, जो दोनों में कॉमन हो, और यूनियन का मतलब क्या होता है, यानी कि दोनों के सारे एलिमेंट मिला के, जो ए में भी है बी में भी है, ठीक, आइदर इन ए और इन बी और इन बोथ, तो जो सारे मिलाएंगे वो बोला जाएगा यूनियन, और जो कॉमन होगा दैट आर कॉल्ड इंटरसेक्शन। 11th क्लास में पढ़ा होगा। तो अगर इंटरसेक्शन तो फाई हो जाए तो उसको बोलेंगे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, और अगर यूनियन जो है वो सैंपल स्पेस के इक्वल आ जाए तो दैट आर कॉल्ड म्यूचुअली एग्जॉस्टिव इवेंट। क्या बोलेंगे? म्यूचुअली एग्जॉस्टिव इवेंट। बात क्लियर हुई या नहीं हुई? ठीक। अब अगर दोनों घटनाएं एक साथ घटित हो जाएं, अगर दोनों घटनाएं एक साथ घटित हो जाएं तो क्या बोलेंगे बच्चों इनको? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव इवेंट। जल्दी बोलो। अगर दोनों घटनाएं एक साथ घटित होने का मतलब समझ रहे हो, यानी कि उनका कॉमन तो फाई हो जाए और यूनियन सैंपल स्पेस के इक्वल हो जाए, तो दे आर कॉल्ड म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव इवेंट बोथ। ठीक है साहब। इसके बाद आइए श्योर इवेंट। श्योर इवेंट अगर इनके बारे में आप जान लेंगे ना फिर परेशानी नहीं होगी। श्योर इवेंट यानी कि जिसके होने के चांसेस 100% हो। जैसे आपने एक डाई थ्रो की, गेटिंग ए नंबर लेस देन 7, इट इज श्योर इवेंट। जब डाई थ्रो करोगे तो 7 से कोई छोटा नंबर तो आएगा ही आएगा, 1 से लेके 6 तक। बोलो, दैट आर कॉल्ड श्योर इवेंट। फिर है इम्पॉसिबल इवेंट। इम्पॉसिबल इवेंट का मतलब समझते हो बच्चों? यानी कि जो पॉसिबल ना हो। मतलब आपने एक डाई थ्रो की, गेटिंग ए नंबर ग्रेटर देन 6, गेटिंग ए नंबर ग्रेटर देन 6, इट इज इम्पॉसिबल इवेंट, क्योंकि डाई में 6 से बड़ा कोई नंबर होता ही नहीं है। श्योर इवेंट की प्रोबेबिलिटी बच्चों कितनी होगी? 1 होगी। और इम्पॉसिबल इवेंट की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 0 होगी। भाई जो कोई घटना घटित हो ही नहीं सकती, पॉसिबल ही नहीं है, तो प्रोबेबिलिटी 0, और श्योर इवेंट की प्रोबेबिलिटी 1। इस ढंग से यहाँ पर प्रोबेबिलिटी आपकी 0 या 0 से बड़ी और 1 और 1 से छोटी होगी। यानी कि प्रोबेबिलिटी ना तो 1 से बड़ी होगी और न ही 0 से छोटी होगी। बात समझ में आई या नहीं आई? अब आइए इसके बाद इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट इवेंट। बच्चों मैं इसे हटा रहा हूं, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए जी देखिए, इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट। तो देखो इधर बच्चों ये 2 पोस्ट हैं, एक प्रिंसिपल की और एक वाइस प्रिंसिपल की। इसको एक्स अप्लाई कर रहा है, इसको वाई अप्लाई कर रहा है। दे आर कॉल्ड इंडिपेंडेंट इवेंट। क्यों जी? भाई 2 ही पोस्ट हैं और 2 ही पर्सन है, और अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग पर्सन अप्लाई कर रहे हैं, तो ये एक दूसरे पे इनका सिलेक्शन डिपेंड नहीं करेगा। ऐसा नहीं है पोस्ट 1 है, कैंडिडेट 2 हो गए, अब जो अच्छा उसमें परफॉर्म करेगा वो सेलेक्ट हो जाएगा। यानी कि एक दूसरे का सिलेक्शन एक दूसरे की परफॉर्मेंस पे डिपेंड करेगा। तो हम इसे क्या कहेंगे? अगर बाय द वे 2 ही पोस्ट है, 2 ही कैंडिडेट है और हर पोस्ट के लिए अलग अलग कैंडिडेट है, तो दैट आर कॉल्ड इंडिपेंडेंट इवेंट। If the occurrence of one event does not affect the occurrence of the another event, that are called independent event. ठीक। अब यहीं पे पोस्ट है बच्चों एक प्रिंसिपल की, अप्लाई कर रहे हैं 2 लोग एक्स और वाई, देन दे आर कॉल्ड डिपेंडेंट इवेंट। बोलो, दैट दे आर कॉल्ड डिपेंडेंट इवेंट। बोलो, यानी कि अब जो सिलेक्शन है इस सीट के लिए इन दोनों की परफॉर्मेंस के ऊपर डिपेंड करेगा कौन अच्छा परफॉर्म कर रहा है। तो इनका सिलेक्शन एक दूसरे की परफॉर्मेंस पर डिपेंड करता है, तो दे आर कॉल्ड डिपेंडेंट इवेंट। कंप्लीमेंट इवेंट।
कंप्लीमेंट इवेंट को बच्चों का कोई इवेंट ए है तो उसके कंप्लीमेंट इवेंट को हम ए डैश से डिनोट करते हैं। ए डैश का मतलब हो गया कंप्लीमेंट। आपने 11th क्लास में सेट पढ़े होंगे, ध्यान हो तो कंप्लीमेंट सेट पढ़ा था। जैसे कोई सेट ए है उसमें एलिमेंट है 1 2 3, अब उसका कंप्लीमेंट सेट हमने क्या निकाला था, यानी u माइनस ए किया था। u जो है वो यूनिवर्सल सेट होता है। u क्या होता है, यूनिवर्सल सेट। उसमें से ए को निकाल दिया था तो ए डैश बच गया था। सेम यहाँ पे भी यही है। अगर किसी घटना के घटित होने के परसेंटेज 70% है तो उसके घटित ना होने के यानी कि उसके कंप्लीमेंट इवेंट के जो चांसेज हैं वो 30% है। तो एक ढंग से कह सकते हो कोई घटना घटित होने प्लस घटित ना होना का जो सम है, या तो उसे 1 मानो या परसेंटेज में 100 मानो। ठीक, तो पी ए डैश का मतलब हो गया वो घटना घटित नहीं हो रही है। तो भैया घटित होने के चांसेस 70 हैं तो घटित ना होने के चांसेस 30% रह गए कि नहीं रह गए। तो इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, कंप्लीमेंट इवेंट। इक्वली लाइकली इवेंट। इक्वली लाइकली इवेंट का मतलब समझ रहे हो, जिसके आउटपुट आने के चांसेस इक्वल हो। जैसे आपने देखा होगा कोई क्वाइन है, 2 तरीके के क्वाइन होते हैं बच्चों, एक तो नॉर्मल और एक होता बायस क्वाइन। एक होता अनबायस, एक होता बायस। अनबायस का मतलब ये है कि दोनों फेस बिल्कुल इक्वल है, हेड और टेल आने के चांसेस 50-50% है। एक होता बायस। बायस में मान लीजिए हेड की साइड से आपने हैवी बनवा दिया उसको और टेल की तरफ से आपने उसको लाइट वेट रख दिया, तो पता चला कि जब आप उसको थ्रो करेंगे तो अब जब वो हेड या टेल आएगा तो उसके चांसेस 50-50% नहीं होंगे। आपने शोले पिक्चर अगर आपको पता नहीं देखी होगी या नहीं, उसमें क्या था, उसमें जब उसने क्वाइन पॉज किया था तो वो सीधा आके जमीन पे लग जा रहा था या उससे पहले ही उसको बंद कर लेता। दोनों तरफ उसने हेड बना रखे थे, वो पहले मांग लेता था कि हेड आएगा तो मैं जीतूंगा। तो क्या कर रखा था उसने, दोनों तरफ हेड थे उसमें। वो बायस क्वाइन है। बात समझ रहे हो। अनबायस्ड क्वाइन क्या होते हैं, जिसके चांसेस इक्वल हो, तो दे आर कॉल्ड इक्वली लाइकली इवेंट। यहां तक बच्चों किसी को कोई समस्या है, मैं उम्मीद करता हूं कोई परेशानी नहीं होगी। और ये बच्चों टर्मिनोलॉजी हमें आना बहुत जरूरी है या नहीं, नोट करिए, आगे बताता हूं। चलिए बच्चों देखिएगा, हमने 11th क्लास में कुछ पढ़ा था, अगर आपको ध्यान हो। यस, ये देखो, ये सेट ए है, ये सेट बी है। दिस इज ए, दिस इज बी और दिस इज यूनिवर्सल सेट। आपको कोई ध्यान है, मुझे निकालना है ए यूनियन बी। तो ए यूनियन बी का मतलब समझ रहे हो, ध्यान से देखिएगा। आइदर दिस और वो। देखो ये जो पोर्शन है ये ए इंटरसेक्शन बी होता है, जो दोनों का कॉमन है। और बच्चों ये क्या है, ये वाला पोर्शन, ये इसको मैं ए माइनस बी या ए इंटरसेक्शन बी डैश कहता हूं। इस स्टेटेड का मतलब है जिसमें सिर्फ ए हो बी ना हो। जल्दी बोलो, जिसमें सिर्फ ए हो बी ना हो, तो उसको हम किससे लिखेंगे, ए माइनस बी या ए इंटरसेक्शन बी डैश। ठीक, ये वाला पोर्शन क्या है, ये जो ब्लैक से कर रहा हूं मैं, दिस इज कॉल्ड, बोलो बच्चों, बी माइनस ए या बी इंटरसेक्शन ए डैश। जिसमें सिर्फ बी हो ए ना हो, जिसमें सिर्फ बी हो और ए ना हो, इसको हम बोलेंगे बी इंटरसेक्शन ए डैश। अब मुझे पूरा चाहिए ए यूनियन बी। तो बच्चों ए यूनियन बी का मतलब क्या समझेंगे हम, आइदर ए और बी और बोथ। तो देखो पूरा यही तो हुआ ये। अब आप देख रहे होंगे जब ए यूनियन बी निकाल रहा हूं मैं, तो ए यूनियन बी में मैंने पहले ए पूरा लिया, ये फिर मैंने पूरा बी लिया, और इनको लेने में ये जो बीच वाला पोर्शन है कॉमन वाला, ये 2 बार काउंट हो गया कि नहीं। अरे 2 बार काउंट हुआ, जब पहले ए लिया था तब ये काउंट हो गया, जब बी लिया तो काउंट हो गया। तो इसलिए एक बार का सब्ट्रैक्ट कर दो, सिर्फ एक ही बार का तो लेना मुझे।
तो इसलिए क्या करेंगे, हम एक बार का इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दें। इनको बोलते हैं बच्चों हम इंटरसेक्टिंग सेट या इंटरसेक्टिंग इवेंट के रूप में, अगर हमें प्रोबेबिलिटी में यूज करना। एक और है बच्चों, ये देखिए, ये सेट ए, ये सेट बी, ये यूनियन। अब देखिए इधर, इफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 5, अगर दोनों में कोई दो इवेंट है, सपोज ए और बी, और उसमें दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो दे आर कॉल्ड डिसजॉइंट इवेंट। सेट में आपने देखा था, अगर ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 5 आता था तो हम उसको क्या बोलते थे, डिसजॉइंट सेट बोलते थे। 11वीं क्लास में क्या बोलते थे उसको, डिसजॉइंट सेट। तो यहाँ क्या बोलेंगे हम, यहाँ पे डिसजॉइंट इवेंट। बोलो बच्चों, डिसजॉइंट इवेंट, अगर दोनों इवेंट में कुछ भी कॉमन नहीं है। ठीक, अब आ जाइए यहां पे, मुझे एन ए यूनियन बी इक्वल टू एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी, ये फॉर्मूला पढ़ लिया हमने। अच्छा बच्चों, अब बात आती है कि जी प्रोबेबिलिटी, ये तो पता चल गई क्या है, लेकिन ये और बता दो साहब कि निकालेंगे कैसे। बहुत इजी है। क्या होती है प्रोबेबिलिटी, नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस ओवर टोटल नंबर ऑफ केसेस। नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस ओवर टोटल नंबर ऑफ केसेस। जल्दी बोल दो, इसको याद रख सकते हो। नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस ओवर टोटल नंबर ऑफ केसेस, दिस इज P। जल्दी बोल दो, नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस ओवर टोटल नंबर ऑफ केसेस। तो सिंपल, अब इनको मैंने टोटल नंबर ऑफ केसेस से डिवाइड कर दिया दोनों तरफ। तो भैया क्या बन गया, ये पी ए यूनियन बी, पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। क्लियर है यहां तक? नेक्स्ट, अब पी ए इंटरसेक्शन बी डैश या पी ए माइनस बी, तो किसके इक्वल हो जाएगा, पी ए माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। भाई ये पूरा हो गया पी ए, और मुझे चाहिए था ये, तो ये वाला निकाल दो, पी ए इंटरसेक्शन बी। ऐसे पी ए डैश इंटरसेक्शन बी, यानी कि पी बी माइनस ए, जो ये था ब्लैक था, तो क्या होगा, टोटल में से यानी कि पी बी, पूरे पी बी में से ये कॉमन निकाल दो, माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। अगर यहीं पे बच्चों दो इवेंट की जगह 3 इवेंट हो जाए, ए बी सी, तो देखिए पी ए यूनियन बी यूनियन सी, पी ए प्लस पी बी प्लस पी सी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी माइनस पी बी इंटरसेक्शन सी माइनस पी सी इंटरसेक्शन ए प्लस पी ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। बात समझ में आई या नहीं आई? इसका प्रूफ हमने 11वीं क्लास में पढ़ा था, आप ध्यान से देखिएगा। और बस उसको टोटल नंबर ऑफ केसेस से डिवाइड कर दिया मैंने, तो ये आपकी प्रोबेबिलिटी आ गई। बच्चों एक आपने 11वीं क्लास में और पढ़ा था, जिसको हम बोलते हैं डिमॉर्गन लॉ। डिमॉर्गन लॉ बहुत इजी है। कैसे, ए यूनियन बी का डैश, टोटल का डैश, डैश का मतलब तो समझ गए ना, वहां तो हम कंप्लीमेंट बोलते थे और यहाँ पे कंप्लीमेंट सेट बोलते थे, यहाँ कंप्लीमेंट इवेंट बोल रहे हैं। तो देखिएगा, ए यूनियन बी का डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए डैश बी डैश। सिंपल देखो इधर, ए यूनियन बी का डैश और ए और बी का डैश लगा लो और इस यूनियन का उल्टा इंटरसेक्शन कर दो। अब सेकंड है ए इंटरसेक्शन बी डैश, ठीक। अब फिर वही ए डैश और बी डैश कर दो और इस इंटरसेक्शन का उल्टा यूनियन कर दो। 11वीं क्लास में भी बताया था मैंने, बोलो जल्दी से, बताया था कि नहीं? पढ़िए इसको, ये बोलो बच्चों। इन परिस्थितियों में हमें क्या मिल गया, ये डिमॉर्गन लॉ मिल गया। इसकी हमें जरूरत पड़ेगी बीच बीच में प्रोबेबिलिटी में। ये तो अभी तो बच्चों में ईमानदारी से आपको पहली वीडियो हमारी खत्म होने वाली है, इसमें आपको सिर्फ बेसिक कॉन्सेप्ट बताए मैंने 11वीं क्लास के। अभी 12th क्लास की प्रोबेबिलिटी मैंने शुरू ही नहीं की है। ये सिंपल 11वीं क्लास के कॉन्सेप्ट हैं अभी।
बात क्लियर हुई या नहीं हुई? इस ढंग से बच्चों ये हमारे बेसिक कॉन्सेप्ट थे कुछ प्रोबेबिलिटी के, जो हमें आने ही आने चाहिए। अब इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में 12th क्लास की प्रोबेबिलिटी हम लोग स्टार्ट करेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए ये सिर्फ 11th क्लास की फंडामेंटल थे। थैंक यू बच्चों, हैव ए नाइस डे।